समय की सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं बाबा रामदेव। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं आचार्य बालकृष्ण, उनके साथ मौजूद हैं। बाबा रामदेव पहुंचे हुए हैं सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट पतंजलि के भ्रामक विज्ञापन केस में आज सुनवाई करने जा रहा है। फिर से पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने फिर से फटकार लगाई थी बाबा रामदेव को। बाबा रामदेव ने बिना शर्त माफी मांगी थी। आज फिर से पेश होने का दावा किया गया है और जो पेश हुए हैं आज वो तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आज फिर से पेशी का दिन है और थोड़ी ही देर में इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो जाएगी। कोविड के दौरान भ्रामक विज्ञापन का जो ये मामला है, ये बाबा रामदेव की मुश्किलें बढ़ाने वाला मामला, क्योंकि अब तक जितनी बार भी सुप्रीम कोर्ट में हाजिरी लगाई है, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान पहुंचे हैं, हर बार सुप्रीम कोर्ट से फटकार न सिर्फ बाबा रामदेव बल्कि आचार्य बालकृष्ण को भी दी गई है। इस पूरे मामले पर न सिर्फ केंद्र सरकार को जवाब देना था, बाबा रामदेव की कंपनी को जवाब देना था, बल्कि उत्तराखंड सरकार को भी जवाब देना था। सुशील पांडे और जानकारी के साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर हमारे साथ इस खबर पर। सुशील पांडे, क्या सुनवाई शुरू हो चुकी है? एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे हुए हैं बाबा रामदेव। देखिए, अभी फिलहाल सुनवाई शुरू नहीं हुई है, लेकिन चूंकि समय से पहले बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण जो एलोपैथ वर्सेज आयुर्वेद का जो विवाद चल रहा है उस पूरे मामले में वो फिलहाल कोर्ट में आज पेश हुए हैं। थोड़ी देर में ये माना जा सकता है कि इस पूरे मामले पर फिलहाल सुनवाई शुरू की जाएगी, लेकिन इससे पहले जो कोर्ट का आदेश था उस कोर्ट के आदेश के मुताबिक जो पतंजलि आयुर्वेद है उसने दैनिक समाचार पत्रों में माफीनामा जो है वो पब्लिश करवा दिया है और इसकी जानकारी आज उनके वकील कोर्ट में फिलहाल दाखिल करेंगे और ये बताएंगे। साथ ही साथ पिछली बार जिस तरह उनका माफीनामा था उस माफीनामे को फिलहाल कोर्ट ने स्वीकार नहीं किया, तो देखना बेहद अहम है कि जिस तरह उन्होंने दैनिक समाचार पत्रों में अपना माफीनामा पब्लिश किया है, क्या सुप्रीम कोर्ट उनके इस प्रकार के हर बार हम यही देख रहे हैं सुशील पांडे, हर बार यही देखा जा रहा है कि माफीनामा वो अब उन्होंने विज्ञापन के जरिए भी दे दिया है, बिना शर्त वो सुप्रीम कोर्ट से बार बार माफी मांग रहे हैं, लेकिन माफी पर सुप्रीम कोर्ट की नरमी नहीं बल्कि सख्ती ही देखी जा रही है। ये वो मामला है जिससे रामदेव की तो मुश्किलें बढ़ी हैं। केंद्र सरकार को भी इस पर जवाब देना है, उत्तराखंड सरकार को भी इस पर जवाब देना है। आज सुप्रीम कोर्ट में क्या हो सकता है? क्या आज बिना शर्त जो माफी मांग रहे हैं रामदेव उस पर सुप्रीम कोर्ट नरमी दिखा सकता है? जी देखिए, ये उम्मीद है कि पिछली बार सुप्रीम कोर्ट ने ये संकेत जरूर दिया था कि जिस तरह से कंडेक्ट बाबा रामदेव के द्वारा भविष्य में ना अपनाने की बात कही जा रही है उस पर वो अमल करें, और इसीलिए फिलहाल समाचार में विज्ञापन दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आज उत्तराखंड सरकार और केंद्र सरकार को भी ये बताना होगा कि जिस तरह उनके अधिकारियों के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई थी इस पूरे मामले में, क्या फिलहाल उत्तराखंड सरकार उन पर एक्शन ले रही है या नहीं। दूसरा कि क्या आज बाबा रामदेव के माफीनामे को फिलहाल सुप्रीम कोर्ट स्वीकार करता है या नहीं, क्योंकि सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस पूरे मामले को हम ऐसे ही नहीं जाने देंगे। तो निश्चित रूप से बाबा रामदेव ने खुद कोर्ट के समक्ष माफी मांगा था, आचार्य बालकृष्ण ने माफी मांगी थी, लेकिन बावजूद इसके सुप्रीम कोर्ट ने उनको समाचार पत्रों में माफी का विज्ञापन छापने का आदेश दिया था। तो आज की सुनवाई बेहद क्रूशियल होगी और देखना बेहद अहम होगा कि आज सुप्रीम कोर्ट को बाबा रामदेव या आचार्य बालकृष्ण कितना संतुष्ट। बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है और इस पर आप अपनी नजर बनाए रखिएगा। सुशील पांडे, फिलहाल की जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो उत्तराखंड की चारधाम यात्रा को लेकर अब बात करें तो आपको बता देते हैं कि लोगों में गजब का उत्साह है। अभी यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू ही हुआ है। 13 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन शुरू होते ही हो चुके हैं। सबसे ज्यादा केदारनाथ धाम की यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन हुए हैं। केदारनाथ के लिए अभी तक 4.5 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है। बद्रीनाथ धाम की यात्रा के लिए 3,80,000 रजिस्ट्रेशन अभी तक हो चुके हैं। और आइए इस खबर पर और जानकारी हमारे सहयोगी सुनील नप्रभात से ले लेते हैं, जो लगातार ग्राउंड जीरो से मौजूद हैं और चारधाम यात्रा की तैयारियों के ऊपर उसकी बारीकियों को परख रहे हैं। सुनील नप्रभात, ये तो वाकई में रिकॉर्ड बनता जा रहा है कि अभी रजिस्ट्रेशन करने का सिलसिला शुरू हुआ है, जिसमें हम रिकॉर्ड तोड़ यात्रा के लिए जुड़ने वाले लोगों की संख्या बता रहे हैं। लेकिन आपसे जानना चाहेंगे, जमीन पर इस समय सरकार की तरफ से जो चारधाम यात्रा को सुचारू तरीके से कराने के लिए काम किए जा रहे हैं, पहले चरण के मतदान के बाद से, क्योंकि पहले चरण में ही 5 सीटों पर मतदान हो गया है, वो कितना हुआ है और रजिस्ट्रेशन जो लोग लाखों की संख्या में करा रहे हैं, ये संख्या और कितनी आगे बढ़ने वाली है?
देखिए कंचन, 15 अप्रैल से रजिस्ट्रेशन की कार्रवाई शुरू हुई थी और अभी तक 13 लाख से अधिक लोग चारों धामों के लिए रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। इस बार जो बम्पर रजिस्ट्रेशन देखने को मिल रहे हैं उसके पीछे एक बड़ा कारण ये भी है कि एक साथ 3 धामों के कपाट खुल रहे हैं। गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ के कपाट 10 मई को खुल रहे हैं और इसके 2 दिन बाद यानी कि 12 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुल रहे हैं। ये बहुत कम संयोग ऐसा होता है जब तीनों धामों के कपाट एक साथ खुले। इसके लिए यात्रियों को भी सहूलियत होती है कि वो यमुनोत्री की यात्रा पे आते हैं, यमुनोत्री से गंगोत्री जाते हैं और गंगोत्री से केदारनाथ, जो वामावर्त एक यात्रा 4 धाम के बारे में कही जाती है। तो इसलिए भी ये बम्पर रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं कि तीनों धामों के कपाट एक साथ खुलेंगे। जब यमुनोत्री से यात्री यात्रा करके केदारनाथ पहुंचेगा तो उसके बाद बद्रीनाथ धाम के कपाट खुल चुके होंगे। 13 लाख से अधिक रजिस्ट्रेशन हुए हैं, इसीलिए इस बार सरकार की, प्रशासन की भी तैयारियां बड़ी जोर शोर से शुरू हो गई हैं, क्योंकि ये उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार रिकॉर्ड संख्या में 4 धाम यात्री उत्तराखंड पहुंच सकते हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट ने बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में हॉस्पिटल तैयार किए हैं। इनके लिए इंस्ट्रूमेंट के लिए टेंडर भी आवंटित कर दिए गए हैं और जल्द ही जो जरूरी इंस्ट्रूमेंट अस्पताल के लिए चाहिए वो यहाँ पर पहुंचने लगेंगे। ठीक है, यानी कि बम्पर रजिस्ट्रेशन तो लोगों के यहाँ पर आने के हो रहे हैं, उसके साथ साथ सरकार भी अपनी तैयारियां पक्की करती नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया आपका सुनील प्रभात जानकारी के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते आपको बताते हैं कि उत्तराखंड में 10 मई से 4 धाम यात्रा शुरू होने जा रही है। इसके लिए तैयारियां जोरों पर है। 4 धाम यात्रा के लिए परिवहन विभाग भी पूरी तरह से तैयार नजर आ रहा है। यात्रा में कमर्शियल गाड़ियों के संचालन के लिए ग्रीन और ट्रिप कार्ड की व्यवस्था की गई है। ग्रीन कार्ड से कमर्शियल गाड़ियों की फिटनेस और ट्रिप कार्ड से गाड़ियों की यात्रा का समय तय किया जाएगा। यह व्यवस्था यात्रा में जाने वाली गाड़ियों के लिए बनाई गई है। तो इस साल भी 4 धाम यात्रा में रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। 20 जून तक केदारनाथ हेली सेवा के टिकट बुक हो चुके हैं, लेकिन इन सबके बीच में साइबर ठग भी सक्रिय हैं। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड में 10 मई से 4 धाम यात्रा शुरू होने जा रही है और इस साल भी श्रद्धालुओं का रुझान केदारनाथ की तरफ ज्यादा दिख रहा है, क्योंकि केदारनाथ हेली सेवा के लिए 20 जून तक टिकट बुक हो चुके हैं और अगला स्लॉट अभी शुरू नहीं हुआ है। अब इसी का फायदा उठाते हुए साइबर ठग भी सक्रिय हो चुके हैं और अभी तक साइबर क्राइम में 10 शिकायतें केदारनाथ हेली के नाम पर ठगी की पहुंच चुकी हैं। सिर्फ और सिर्फ IRCTC ही ऑफिशियल पार्टनर है जिसके माध्यम से आप इस प्रकार से हेली सर्विस बुक करा सकते हैं। किसी और अन्य वेबसाइट पोर्टल पर भरोसा मत करें, किसी फेसबुक एडवर्टीजमेंट पर भरोसा मत करें, किसी अनजान व्यक्ति के साथ आप आधार कार्ड की फोटो शेयर मत करें, अपने डिटेल शेयर मत करें और ऑनलाइन व्हाट्सएप के माध्यम से कोई टिकट बुक ना कराएं। केदारनाथ हेली सेवा टिकट बुकिंग के लिए केवल रेलवे की ऑनलाइन साइट heliyatra.irctc.co.in है, लेकिन पिछले साल हेलीकॉप्टर सेवा के लिए उत्तराखंड साइबर सेल में 100 से ज्यादा शिकायतें मिली थी, जिसमें 50 शिकायतों पर मुकदमा दर्ज हुआ था, जिन पर कार्रवाई करते हुए साइबर पुलिस ने 5 लोगों को अरेस्ट भी किया था। इन्होंने हेली टिकट के नाम पर 3 करोड़ रुपए की ठगी की थी। साथ ही पिछले साल पुलिस ने 65 फर्जी वेबसाइट भी बंद करवाई थी। पिछले साल हमें लगभग 50 कंप्लेन प्राप्त हुई थी, जिस क्रम में हमने उन पर कार्रवाई करते हुए इसमें एक FIR लिखी थी। उस FIR में हमने लगभग सारी कंप्लेंट्स को जोड़ करके इसमें लगभग 5 से 6 लोग जो मास्टरमाइंड्स थे उनको जेल भेजा था। इसके अलावा प्रिवेंटिव कार्रवाई के लिए हमने अप्रोक्सीमेटली अनुमानित लगभग 65 फर्जी वेबसाइट्स को बंद कराया था और साथ में हमने लगभग सैकड़ों ऐसे व्हाट्सएप नंबर थे उनको बंद कराया था। सेम प्रोसेस हम इस साल भी अपनाएंगे, जहां पे इस प्रकार की जो भी फर्जी वेबसाइट हो गए या फर्जी नंबर होंगे उनको टाइमली हम बंद कराने का प्रयास करेंगे। पुलिस अब सभी राज्यों के लिए एक अलग अलग भाषाओं में एडवाइजरी भी तैयार कर रही है। उत्तराखंड आने वाले श्रद्धालु साइबर ठगी का शिकार न हो, इसके लिए प्रशासन सभी से अपील भी कर रहा है कि केवल रेलवे की साइट से ही हेलीकॉप्टर टिकट बुक करें। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सतेंद्र बर्थवाल की रिपोर्ट। और आइए आगे बढ़ते आपको बताते हैं कि उत्तराखंड में गढ़वाल से लेकर कुमाऊं तक कई जंगल इस समय आग की चपेट में हैं। अल्मोड़ा, बागेश्वर, नैनीताल के कई जंगल धधक रहे हैं। इसके साथ ही रुद्रप्रयाग, भरदार क्षेत्र में भी
कई जंगल आग की चपेट में हैं। तस्वीरें भी आपको लगातार दिखा रहे हैं, जंगल जल रहे हैं, वन संपदा को नुकसान पहुंच रहा है। उत्तराखंड में एक बार फिर से जंगल जो धधक रहे हैं, इस पर सरकार चिंतित है। हालात ये है कि पिछले 24 घंटे में आग लगने की सबसे ज्यादा 52 घटनाएं सामने आ चुकी है, जिसके बाद अब मई जून की भीषण गर्मी अब जो सर पर आ रही है वो डराने लगी है। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड में पिछले 2 महीने से जंगल धधक रहे हैं। वन विभाग के मुताबिक अब तक 431 घटनाओं में 516 हेक्टेयर एरिया में जंगल आग की चपेट में आ चुके हैं। आग के लिहाज से सबसे संवेदनशील कुमाऊं के जंगल बने हुए हैं। सोमवार को भी यहां बागेश्वर, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा और चंपावत में जंगल धधकते रहे। अभी तक कुमाऊं रीजन में 215 आग की घटनाएं हो चुकी हैं, जबकि गढ़वाल में आग लगने की 177 घटनाएं सामने आई हैं। चिंताजनक यह है कि वाइल्ड लाइफ रिजर्व एरिया भी इसकी जद में है। वाइल्ड लाइफ रिजर्व एरिया में अभी तक आग लगने की 39 घटनाएं हो चुकी हैं। ऐसे में जल्द बारिश नहीं होती है तो हालात और बिगड़ सकते हैं। ये पाया कि पिछले जो है 4-5 दिनों से टेम्परेचर बढ़ने के कारण और आर्द्रता में भी कमी आने के कारण और लगातार जो है ड्राई स्पेल चल रहा है, इसके कारण जो है कुमाऊं क्षेत्र में ज्यादा हमारे पास वनाग्नि के जो है अलर्ट्स प्राप्त हुए हैं। और उस पर तत्काल जो है जैसे ही अलर्ट्स हमें प्राप्त होते हैं तो तत्काल उसको हम अपने ग्रुप में डाल के और जो संबंधित क्रू टीम है उनको बताया है कि वो तुरंत मौके पे पहुंचे और फिर उसको जो है आग को बुझाएं। उत्तराखंड में जंगल में आग की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद इस पर मीटिंग कर चुके हैं। जंगल की आग में बेशकीमती वन संपदा तो खाक हो ही रही है, साथ ही पिछले 10 सालों में आग की चपेट में आकर 17 लोगों की मौत भी हो चुकी है, जबकि 74 लोग झुलस चुके हैं। वन विभाग ने इस बार भी 7 जिलों को संवेदनशील घोषित किया है। अब गर्मी के आगाज के साथ ही जंगलों का ये हाल है तो आने वाले महीने और मुश्किल भरे हो सकते हैं। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। सभी तरह के स्पोर्ट्स में लड़कियां बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं। हालांकि बॉडी बिल्डिंग के क्षेत्र में अभी तक लड़कियों की धमक कम ही नजर आती है, लेकिन हरिद्वार पुलिस की एक लेडी कांस्टेबल बॉडी बिल्डिंग में मेडल जीतकर न सिर्फ नाम कमा रही है बल्कि पुलिस के जवानों को भी फिट रहने का संदेश दे रही है। देखिए रिपोर्ट। फिट रहने के लिए कई लोग जिम जाते हैं, लेकिन हरिद्वार पुलिस की कांस्टेबल पूजा भट्ट ने अपना वजन कम करने के लिए ऐसी हार्ड एक्सरसाइज शुरू की कि पूजा एक बॉडी बिल्डर बन गई। खानपुर थाने में तैनात पूजा भट्ट रोजाना घंटों जिम में पसीना बहाती है और कड़ा रूटीन फॉलो करती है। हाल ही में गोवा में हुई नेशनल बॉडी बिल्डर चैंपियनशिप में पूजा भट्ट ने ब्रॉन्ज मेडल भी जीता है। पूजा का अगला टारगेट गोल्ड मेडल जीतने का है। सबसे पहला गेम मैंने पावर लिफ्टिंग खेला था। पावर लिफ्टिंग के बाद मैंने बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट करी। बॉडी बिल्डिंग से मैंने स्टार्ट करी, उसमें मेरा पहले में तो मेडल नहीं लगा। उसके बाद जो सेकंड गेम करा वो एनपीसी किया था, एनपीसी में मेरा मेडल लगा था, मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद मैं मोटिवेट होते गई और मोटिवेट होने के बाद अब मैंने नेशनल लेवल का गेम खेला है और बहुत अच्छा लगा। हमारे कप्तान साहब ने बहुत अच्छे से मुझे मोटिवेट किया, मुझे समझाया कि आपको जो भी प्रॉब्लम है वो हम लोग आपको मतलब उससे ज़्यादा इस बार आपको करके देंगे। और मैं चाहती हूँ कि इस बार मैं गोल्ड लाई हूँ, मैं ब्राउन लाई हूँ, पर इस बार मैं गोल्ड लेके आऊँ। लड़कियों को बॉडी बिल्डिंग के क्षेत्र में ज्यादा प्रोत्साहित नहीं किया जाता है। ऐसे में पूजा को भी कई नकारात्मक बातें सुनने को मिलती हैं। हालांकि परिवार के सपोर्ट से पूजा मेहनत से जुटी हुई है। हरिद्वार जिले के एसएसपी ने भी ब्रॉन्ज मेडल जीतने पर पूजा भट्ट को सम्मानित किया और इनाम भी दिया। बहुत ही गर्व का विषय है हमारे उत्तराखंड पुलिस के लिए भी। एक पूजा भट्ट जो हमारी कांस्टेबल है, जिसने ओपन चैंपियनशिप 13th ओपन चैंपियनशिप जो गोवा में हुई थी वास्को में, उसको ब्रॉन्ज मेडल उसमें लाई है। तो ये सभी जितने हमारे पुलिसकर्मी हैं, साथ में जितने भी हमारी महिला पुलिसकर्मी हैं, उन सभी के लिए बड़ा गर्व का विषय भी है। और लोगों को भी इसको और भी लोगों को प्रेरित करेंगे। पुलिस के जवानों का फिट रहना बेहद जरूरी है। हालांकि पुलिस के सभी जवान फिटनेस के लिए उतने जागरूक नहीं होते हैं। ऐसे में 22 साल की पूजा भट्ट
पुलिस के जवानों को फिट रहने का संदेश भी दे रही हैं। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से पुलकित शुक्ला की रिपोर्ट। और आगे बढ़ते आपको बताते हैं कि बागेश्वर का जिला अस्पताल इन दिनों राजनीतिक अखाड़ा बना हुआ है। डॉक्टर्स और मुख्य चिकित्सा अधीक्षक आमने सामने आ गए हैं, जमकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। डॉक्टरों का कहना है कि सीएमएस आए दिन डॉक्टर्स के साथ अभद्रता करते हैं। सीएमएस का कहना है कि कई डॉक्टर्स और नर्स अशोभनीय कपड़े पहनकर आते हैं, उन्हें ड्रेस कोड पर आने के लिए बोला गया है, जिस पर डॉक्टर्स भड़क गए और कार्य बहिष्कार की धमकी देने लगे। फिलहाल डीएम बागेश्वर ने इस मामले की जांच बिठा दी है। सीडीओ बागेश्वर को इसकी जांच सौंपी गई है। लोगों को डिसिप्लिन में रहना पसंद नहीं है। फॉर एग्जांपल प्रॉपर ड्रेस कोड में अभी कोई फैंसी डिपार्टमेंट तो है नहीं, यहाँ फैंसी शो तो नहीं चल रहा है कि नहीं, तो वो भड़कीली ड्रेस में आए मेडिकल। सीएमएस और वहाँ के जो डॉक्टर्स हैं उनके बीच कुछ बातों पर कुछ आपसी मनमुटाव चल रहा है। तो आज हमने प्राथमिक रूप से जो पीएमएस है, मेडिकल संघ उनका है डॉक्टर्स का, उनके पदाधिकारियों से भी बात की है, फिर हमने सीएमएस साहब से भी बात की है। गंगा में होने वाले एडवेंचरस स्पोर्ट्स राफ्टिंग की वजह से ऋषिकेश में जाम की स्थिति हमेशा पैदा होती है, जिससे निजात पाने के लिए शासन को बाईपास जाने का एक प्रस्ताव अब भेजा गया है। देखिए इस पर रिपोर्ट। तापमान का पारा बढ़ते ही योगनगरी ऋषिकेश में भी टूरिस्टों की भारी संख्या दिखती है, जिसका बड़ा कारण गंगा नदी में एडवेंचर के रूप में चलने वाली राफ्टिंग स्पोर्ट्स एक्टिविटी है। राफ्टिंग की वजह से लाखों का कारोबार हर साल होता है। वहीं अब राफ्टिंग लोगों के लिए परेशानी का भी सबब बन रही है, क्योंकि ब्यासी से ऋषिकेश तक होने वाली राफ्टिंग के चलते जाम की स्थिति बन जाती है। वहीं पुलिस प्रशासन का कहना है कि जब तक ऋषिकेश के तपोवन से शिवपुरी तक एक बाईपास नहीं बनता, तब तक दिक्कतें होंगी। इसलिए हमारे जो तपोवन क्षेत्र है, तपोवन में क्योंकि मेन बाजार से होके यातायात गुजरता बहुत भारी संख्या में है, तो जाम की स्थिति हमेशा बनी रहती है। पुलिस को काफी मशक्कत के बाद भी वहाँ क्लियरेंस करना टफ होता है। तो ऐसे में एक सुझाव के तौर में पहले भी लिखा जा चुका है, यदि वहाँ बाईपास बन जाता तो इस तरह का एक फाइनली इसका जो एक समाधान निकल सकता है। वहीं प्रशासन के इस प्रस्ताव से ऋषिकेश के व्यापारियों में भी खुशी देखने को मिल रही है। व्यापारियों का कहना है कि इस बाईपास से ट्रैफिक ऋषिकेश का सुचारू रूप से चलेगा। सर ये बहुत फायदा होगा हम लोगों को, राफ्टिंग वालों को बहुत जाम लगता है सर। जो हम लोगों का सैटरडे संडे को बहुत ज़्यादा ही जाम लगता है, जो हम राफ्टिंग वाले बिल्कुल मैनेज नहीं कर पाते कि कैसे मैनेज करना है हमको, ये कि जाम में से कैसे निकलना है, क्या निकलना है। जो ये बाईपास बन रहा है मेरे हिसाब से आई थिंक बहुत अच्छा है, आने वाले फ्यूचर के लिए भी काफ़ी अच्छा है, क्योंकि जो ये जाम है ट्रैफिक है करीबन 2.5-3 घंटे का ट्रैफिक लगता है, शिवपुरी से 15 मिनट का रास्ता है। मेरे हिसाब से अगर ये बाईपास बनेगा तो ये मेरे हिसाब से 10-15 मिनट पूरा क्लियर हो जाएगा। गर्मियों में जहां राफ्टिंग का कारोबार चलता है, वहीं इस सीजन में 4 धाम यात्रा भी शुरू होती है, लेकिन जल्द ऋषिकेश में कोई ठोस रणनीति नहीं तैयार हुई तो आने वाले सीजन में घंटों जाम से लोगों और पर्यटकों की परेशानियां बढ़ेंगी। न्यूज़ 18 के लिए सत्येंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट। छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, जल्द लौट रहे हैं।